हेलो बच्चों। चलिए आज करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम 4.1 को कर चुके हैं और इजी एक्सरसाइज थी, वो भी बहुत आसान सी थी। और इसी तरीके से ये द्विघात समीकरण वाली 4.2 एक्सरसाइज है, जिसमें हम द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। और मूल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो नोट्स की पीडीएफ जो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं क्वेश्चन करते हुए ही आपको गुणनखंड विधि समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हमें करना है। अब हमें सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पे 2 हो, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है ना अगली इक्वेशन में, यहाँ पे 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ पे क्या है, 1 है ना, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो सबसे पहले इस 1 की मल्टीप्लाई हमें इस कांस्टेंट टर्म में करनी है, जो अचर पद है ना, ये लास्ट वाला, जिसमें एक्स एक्स कुछ नहीं है, एक्स की घात मतलब यहाँ पे एक्स की घात 0 है। इस वजह से एक्स की टर्म है ही नहीं यहाँ पे, बगैर एक्स की टर्म जो है उसमें गुना करनी है हमें, इसे अचर पद कहते हैं, है ना। तो इस कांस्टेंट की गुना इस कांस्टेंट में करनी है। तो जब हम इसकी गुना करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 10 गुना 1 बराबर हमारे पास आ गया 10। अब इस 10 के हमें फैक्टर करने हैं। इस 10 को दो ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि गुना करके तो 10 ही आए, लेकिन ये वाला चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह, ये माइनस करके ये वाली टर्म आनी चाहिए, जो एक्स के गुना में है ना, ये कांस्टेंट, ये आना चाहिए माइनस करके। अगर यहां प्लस होता तो प्लस करके 3 आना चाहिए था। तो हमें 10 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जो माइनस करके 3 आए। तो अगर मैं कहूं 5 की गुना 2 में करो, तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। और इन्हीं को अब माइनस करना पड़ेगा, इन्हीं को माइनस करके देखना होता है। तो 5 में से 2 जाकर के 3 भी बचेंगे, ठीक है ना। यहां जिसकी गुना करोगे उसी को फिर माइनस करना है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। तो 5 की गुना 2 में करके 10 भी आ जाएगा, और 5 को 2 में से घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो 10 कैसे फैक्टर करने के होते हैं, जो गुना करके तो 10 ही आए, और माइनस ये वाला साइन देखना, माइनस करके ये वाली टर्म आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस जू का तू। अब इस 3 को हम ये लिख लेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। 5 में से 2 जाके 3 ही बचते हैं। तो गुना में ये x है और माइनस में 10 और इक्वल्स टू 0, बाकी सब जू का तू, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुना करो, -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बल्कि यहां से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। पहली और दूसरी टर्म में से एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो पहली टर्म में क्या बचा, एक्स बचा, माइनस ये चुका तुम, दूसरी टर्म में कितना बचा, दूसरी टर्म में 5 बचा, प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि अगला जो ब्रैकेट आए उसमें भी यही सेम बन जाए, x-5 ही। तो देखो यहां से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, इस वाली टर्म में तो x बचा, और इस वाली टर्म में क्या बचा, 5, क्योंकि 2 की गुना 5 में करूंगा तो ही तो 10 आएगा, इक्वल्स टू 0। आप इनकी गुना करके देख चेक भी कर लेना एक बार कि यही टर्म आ रही है ना, मतलब यही इक्वेशन आ रही है ना। देखो, एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 5 में करेंगे -5x, 2 की एक्स में करेंगे 2x, 2 की 5 में करेंगे 10, ठीक है, सही है यानी। अब देखो, इन दोनों टर्म में से x-5 कॉमन ले लेंगे, तो x-5 हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पहले वाली टर्म में क्या बचा, इस पहले वाली टर्म में बचा मेरे पास x, है ना, तो यहां पे तो x बच गया। और इस दूसरे वाली टर्म में क्या बचा, 2, तो यहां पे प्लस के 2 बच गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, अब इन्हें बारी बारी 0 रख दो दोनों को, एक बार तो x-5 को 0 रख दो, यहां बीच में लिखो या, और अगली बार रख दो x+2 को 0, ठीक है। तो यहां से 5 इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये जो x के मान है, यही हमारे क्या है, मूल हैं इसके, ठीक है ना। यही क्या है, हमारे मूल हैं इस समीकरण के। समीकरण के मूल क्या हो गए, एक तो 5 हो गया, एक -2 हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। अभी धीरे 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 हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे ही आप इससे यूज टू होते जाएंगे और आपको ये मेथड इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये
2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमें वही इस दो की मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दो की मल्टीप्लाई इस 6 में करनी है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 गुना 6 बराबर आ जाएगा 12। अब हमें इस 12 के फैक्टर करने हैं और ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि गुना करके तो 12 ही आए और माइनस करके 1 आना चाहिए, क्योंकि x के गुना में क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x के गुना में 3 था, इस वजह से हमें माइनस करके 3 लाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे x के गुना में 1 है, इसलिए हमें माइनस करके 1 लाना है। तो 12 के ऐसे टुकड़े जो गुना करके तो 12 ही आए और माइनस करके 1 आए। तो अगर मैं कहूं कि 4 गुना 3, 4 तिया तो होते हैं 12, और 4 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यानी सही है ये बात, इन्हीं की गुना करनी है और इन्हीं को माइनस करना है, तो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी बिल्कुल सही फैक्टर मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, 2x² जो का तुम प्लस, अब ये जो 1 है ना, 1 इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और गुना में x, देखो 4 में से 3 गया, एक x ही बचेगा, है ना। और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या करना है, x के अंदर गुना कर लेनी है, 2x² प्लस 4x फिर माइनस 3x फिर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर आगे देखो, ये आएगा 2x², सॉरी यहां से अब हम कॉमन लेंगे, ये वाला जो स्टेप है ना, इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो शुरू की दो टर्म में से जो भी कॉमन आए वो कॉमन ले लो। तो देखो 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले सकते हैं हम। पहली टर्म में x बचेगा, अगली टर्म में 2 बचेगा ओनली, क्योंकि x तो एक ही था, बाहर चला गया, एक 2 बाहर चला गया, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे हम दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया और एक ले लिया हमने 3 कॉमन, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा x और माइनस तो बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से माइनस बाहर चला गया तो दोनों प्लस हो जाएंगी टर्म। और यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 यानी 2 बचेगा और इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में, एक तो ये वाली टर्म है, ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, x+2 कॉमन आएगा जो ब्रैकेट में है। और क्या बचेगा, जो बगैर ब्रैकेट के है वो बच जाएगा, पहली टर्म में 2x बच जाएगा और दूसरी टर्म में ये -3 बच जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो बस ये आ जाएंगे दो फैक्टर, ये होते हैं गुणनखंड, इनको हम कहते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। ये जो हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, तो ये जो आए ना ये वाले, ये चीज ये हमारे गुणनखंड है, ठीक है। अब इन गुणनखंडों को 0 रख दो, है ना। अब इसमें से या तो ये हो सकता है कि x+2 0 हो, या ये हो सकता है कि 2x-3 0 हो, ठीक है ना। तभी इन दोनों की गुना करके 0 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, और यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, देखो 2x, 3 को उधर पहुंचाएंगे तो 3 आएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो हमारे ये मूल आ जाएंगे, एक मूल ये रहा और एक मूल ये रहा, और यही हमारे हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, आसान है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना। पहले x² की टर्म है, फिर x की टर्म है, फिर बगैर x की टर्म है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x² की गुना में है, यानी ये वाली टर्म, इस कांस्टेंट की गुना हमें इस कांस्टेंट में करनी है, यानी अचर पद में करनी है, ठीक है। तो √2 की 5√2 में गुना करेंगे, देखो √2 की गुना 5√2 में करो तो क्या आएगा, जब भी किसी रूट की टर्म की उसी रूट की टर्म से गुना करते हैं तो वही टर्म बगैर रूट के आ जाती है। तो √2 की गुना √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और गुना में 5 भी है, तो ये 5 गुना 2 आ जाएगा, 5 गुना 2 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 गुना 2 यानी 10 आ जाएगा। तो 10 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक तो गुना करके 10 आए, और ये वाला चिन्ह देखना है, गुना करके तो 10 ही आना चाहिए, और ये वाला चिन्ह देखना है, प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर, अब इसको 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 गुना 2 बराबर भी 10 ही आता है, और 5 में 2 जोड़ देने पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये चिन्ह देखना है। अगर यहां माइनस होता तो हमें माइनस करके 7 लाना पड़ता, फिर हम कुछ और देखते, लेकिन यहाँ पे माइनस है, प्लस है, तो प्लस करके हमें 7 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2x² प्लस इस 7 को हम लिख सकते हैं 5+2 गुना में x और प्लस में 5√2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो √2x² जू का तुम प्लस इस x की गुना करेंगे दोनों में, अंदर 5x हो गया, 2x हो गया, और प्लस में आ जाएगा 5√2
और बराबर आ जाएगा 0। √2, अब देखो यहां पर इस स्टेप पर आने के बाद हमें क्या करना है, शुरू की दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है और बाद की दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। तो जब मैं इस टर्म में से कुछ कॉमन लूंगा, देखो क्या कॉमन लूं, रूट को मैं हटा देता हूं अभी। तो मुझे √2 इसमें तो दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसमें से सिर्फ एक्स कॉमन आएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्स कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा √2 तो बचेगा ही बचेगा, इसके साथ साथ एक्स भी बचेगा। और प्लस में यहां पर एक्स तो बाहर चला गया, यहां पर बचेगा 5 प्लस। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म में से देखो यहाँ पे 2 है और 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो इसमें एक √2 है और एक √2 यहाँ पर भी है, तो √2 भी कॉमन आ सकता है ना इसमें से, तो √2 कॉमन ले लिया और इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे एक √2 तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि देखो जब इसकी गुना में √2 की √2 में करूंगा तो 2 ही आ जाएगा। और एक एक्स बचेगा यहाँ पर, ये जू का तू प्लस। अब इस वाली टर्म में √2 तो बाहर चला गया, 5 बचा, ये 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब आप गुना करके देख लीजिएगा, यही सेम इक्वेशन हमारी आएगी। तो इसका मतलब हमारा कॉमन लेने का तरीका सही है। अब देखो यहां पर ये वाला और यहां पर ये वाला बिल्कुल सेम है, तो इन्हें कॉमन ले लो। तो यहां पर आ जाएगा √2x+5, ये वाला गुणनखंड कॉमन आ गया। तो पहले वाली टर्म में x बचा, ये वाला x, दूसरे वाली टर्म में ये +√2 बचा, तो इसको लिख लो +√2 और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये दो गुणनखंड आ गए हमारे, ठीक है ना। अब इन गुणनखंडों को 0 रख दो एक एक बार। हम कहेंगे कि √2x+5 बराबर 0 या x +√2 बराबर 0। तो यहां से या तो ये हो जाएगा √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। तो एक तो आपके पास मूल आ गया ये, या फिर एक मूल आ जाएगा ये x बराबर -√2। ठीक है, ये आपका मूल आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको सबसे पहले हमें सही करना पड़ेगा, है ना। अब ये 1/8 की तो गुना करने से हम 2 में, हम क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम लेकर के इसके जैसा बना लेंगे। ठीक है, एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, पूरे का 8 आएगा, इसके बटे में भी 1 मान लो, इसके बटे में भी 1 मान लो। अब जिनके बटे में 1 1 है उनको तो ऊपर 8 से गुना कर लो, 8 दूनी 16 x², 8 की गुना x में करेंगे तो 8x आ जाएगा। लेकिन जिसके बटे में 8 है तो 8 × 8, 8 ही कम 8, है ना, एक बार चलेगा, तो एक की गुना ही एक में होगी ऊपर, तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी 16x² -8x और प्लस में 1, ये 8 इधर जाकर के 0 हो जाएगा, यहां जाकर के ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से आपके पास अब समीकरण बनी जैसी यहां पर ये दे रखी थी। अब इसमें हमें क्या करना है, इस 16 की गुना 1 में करनी है, क्या आएगा 16। अब इस 16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो 16 ही आए और प्लस करके 8 आना चाहिए। तो 4 की गुना जब 4 में करेंगे तो 16 आएगा और 4 को जब 4 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो बस मिल गया, इस 8 को हम लिख लेंगे 4 + 4। तो यहां से क्या हो जाएगा 16x² माइनस, इस 8 को लिख लो 4 + 4, ये ध्यान रखना माइनस बाहर है, ब्रैकेट है, फिर x है और +1 है इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से क्या होगा, इस x की गुना अंदर कर दो, इस माइनस की गुना अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 4x और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना इस माइनस की गुना भी होगी, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं करते, प्लस जू का तू लिख देते हैं ना, फिर गलत हो जाता है वो। अब देखो यहाँ के आने के बाद फिर हमें कॉमन लेना है, शुरू की दो टर्म में से, लास्ट की दो टर्म में से। शुरू की दो टर्म में से जब हम कॉमन लेंगे तो देखो 16 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 चौक 16 होता है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 तो एक बाहर आ गया, 2x इसमें है, 1x इसमें, तो 1x भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 चौक 16 होता है, तो 4 अंदर बचा, 1x बाहर आ गया था, 1x अंदर बच गया, और यहाँ से तो 4x पूरा ही बाहर चला गया ये, तो यहाँ पे क्या बचा -1। ठीक है, अब 4x -1 यहाँ पे है, अगले ब्रैकेट में भी 4x -1 ही होना चाहिए, और यहाँ पर है -4x + 1। तो अगर मैं इसमें से माइनस के 1 कॉमन ले लूं तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हम जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, अंदर के जो भी चिन्ह थे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो पहली टर्म में ये ब्रैकेट
और दूसरी टर्म में ये वाला ब्रैकेट कॉमन है ना बिल्कुल, तो इन्हीं हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4x-1, ये कॉमन आ गया। अब जो पहली टर्म के अंदर ब्रैकेट के बाद जो चीज बची, जैसे ये बचा था है ना 4x, तो यहाँ पे 4x लिखो। दूसरी टर्म में क्या बचा था, ये -1, तो यहाँ पे -1 लिखो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x-1 ही आ गया। तो एक बार इसको 0 रख लो, एक बार इसको 0 रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x-1, 4x-1 बराबर 0, या ये वाला 4x-1 बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 1 जाएगा उधर प्लस में, फिर 4 बटे में जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1/4, या यहां से भी x की वैल्यू 1/4 ही आ गई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 2 आ गई, दो मूल आ गए, 1/4 1/4। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये भी अच्छे से समझे होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले हमें 100 की गुना 1 में करनी पड़ेगी, है ना, 100 की गुना 1 में करनी पड़ेगी। तो हम इसकी गुना करते हैं। सबसे पहले इस 100 की गुना हमें किस में करनी है, इस 1 में करनी है। ठीक है, तो 100 की गुना 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा। अब इस 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो ये 100 ही आए, लेकिन प्लस करके ये 20 आना चाहिए, प्लस करके 20 आना चाहिए। तो 100 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे जो प्लस करके 20 आए। तो हम क्या करेंगे, 10 गुना 10 कर देते हैं। 10 गुना 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा। और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो हो गया काम। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं भाई 100x² माइनस इस 20 को लिख लेते हैं 10 प्लस 10, गुना में x है और प्लस में 1 है इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा आपके पास 100x², माइनस की गुना होगी -10, और इधर से x आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, इधर से 10, इधर से x आ जाएगा, और +1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें 100 है तो ये 10 से भी कट जाता है, और 10 यहां पर भी है, तो 10 आ जाएगा बाहर, और x दोनों में है, x भी बाहर आ जाएगा। तो अब देखो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 धाम 100 होते हैं ना, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, और x एक बाहर चला गया, एक अंदर बचा, माइनस 10x पूरा ही बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों में से सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, -1, तो यहाँ पे 10x-1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ब्रैकेट वाले कॉमन ले लो, 10x-1, ब्रैकेट के अलावा क्या है, ये 10x है और फिर -1 है, तो ये क्या बचेगा, 10x-1 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या, 10x-1, 10x-1 एक ही है दोनों, तो दोनों को 0 रख लो, 10x-1 इक्वल्स टू 0, या ये वाला 10x-1 इक्वल्स टू 0, या दोनों का होल स्क्वायर लगा के भी 0 रख सकते हैं, दो ही वैल्यू मिलेंगी वहां से भी। तो 10x बराबर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, 1/10 1/10, या यहां से 10x बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 1/10 यानी 1/10, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जो किताब है उसमें पीछे जाना है और उदाहरण 1 ढूंढना है। वो एक्सरसाइज 1 से पहले मिलेगा आपको, है ना। उसमें 2 क्वेश्चन है, उदाहरण 2 में 2 पार्ट हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट। अब दोनों पार्ट की आपको क्या करना है, समीकरणें बनानी है और उनको हल करना है। बल्कि उसमें पूरा सोल्यूशन मिला हुआ है, आपको पूरा हल दे रखा है बुक में, आप उसको वहां से कर लीजिएगा। ठीक है ना, इजीली आप समझ जाएंगे उसको आसानी से। ठीक है, फिर भी नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पहले से ही आपको उसका हल मिला हुआ है, तो यहां मैं ये आपको नहीं करा रहा हूं, ये आपका HW हो जाएगा। ठीक है ना, और ये HW आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि ये आपको आपकी बुक में पहले से ही दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन पर कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब देखो हमें वो संख्याएं माननी पड़ेंगी फिर। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आंसर 3 माना एक संख्या, माना एक संख्या x है। अगर एक संख्या x है तो ये समझो आप कि दोनों संख्याओं का योग जो है, देखो मान लो ये पहली संख्या है प्लस यहां कोई दूसरी संख्या होगी, दोनों को जोड़ के 27 आया होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं ये दूसरी संख्या निकालना चाहूं कि ये क्या होगी, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूं और इक्वल्स टू ये x उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 - x,
तो दूसरी कैसे आ जाएगी, 27 में से पहले वाली घटा करके आ जाएगी दूसरी संख्या भी। तो दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, ठीक है ना। अगर एक संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स है, क्योंकि दोनों का योग 27 है, दोनों को जोड़ करके 27 आता है। तो अगर पहली x है तो दूसरी 27 में से x घटा करके मिल जाएगी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि गुणनफल उनका 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल 182 रख दीजिए। दोनों का गुणनफल x गुना 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182। तो यहां से गुना कर दो, 27x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू 182 हो जाएगा। दोनों को उधर भेज दो, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस हो गया उधर जाके, ये 27x माइनस हो गया उधर जाके, और ये प्लस का 182 जू का त्यों है, ठीक है। अब ये 0 इधर से हटा के मैं इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको 182 की गुना 1 में करेंगे, क्योंकि यहां पे 1 है, तो आएगा तो 182 ही। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो 182 ही आए, लेकिन प्लस करके 27 आ जाना चाहिए। 27 प्लस करके ये वाला 27 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखो, वो तो छोटी छोटी टर्म थी, अब तक तो जो पहले चल रहे थे छोटी छोटी संख्याएं आ रही थी, तो वहां से हम डायरेक्ट पता कर पा रहे थे। लेकिन अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसका कैसे पता करेंगे हम। तो आसान तरीका इसका ये है कि आप इसका एलसीएम कर लो संख्या का, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 2 नीम 18, 2 एकम 2, कट गया इससे। अब यहां से आ जाएगा 7 से कट जाएगा ना, ये 7 एकम 7, 2 इधर, 7 या 21। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये जो तीन संख्याएं मिली है ना आपको, 2, 7 और 13, यही आपको अंदाजा लगा करके इन्हीं से बनाना है। कोई दो संख्या बनानी है आपको। अब देखो, अगर मैं इनकी गुना कर लूं, 7 दूनी 14 और ये 13 है ना, तो 14 और 13 इनकी गुना करके तो 100% 182 ही आएगा। तो गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप प्लस माइनस करके देखो, आपको जो लाना है प्लस करके 27 लाना है। तो क्या 13 और 14, क्योंकि यहां से इनकी गुना करके 14 आएगा ना, तो ये 14 बन गया एक संख्या, और एक संख्या ये 13 बन गई। तो 14 और 13 को प्लस करके 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे फैक्टर बन गए। 14 की गुना 13 में करेंगे तो 182 आएगा, और 14 को 13 में प्लस करेंगे तो 27 आएगा। हो गया काम। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 को हम लिख लेंगे 14 प्लस 13, और गुना में ये एक्स जू का तुम प्लस में 182 इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस की गुना करेंगे, माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x और प्लस में 182 और इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 14, और यहां पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहां पे मिलेगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। क्योंकि 182 के टुकड़े 13 और 14 ही तो थे, तो जब 13 बाहर आ गया तो 14 अंदर बचेगा। 13 की 14 में करेंगे 182 ही आ रहा है। अब देखो, इन दोनों टर्म में से जो ब्रैकेट वाला है वो कॉमन ले लो, x माइनस 14 ब्रैकेट वाला है, जो बगैर ब्रैकेट वाले हैं उनको यहां लिख दो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग लिख दो, 0 रख दो, x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 14 आ गई या x की वैल्यू 13 आ गई। अब या तो x का मान 14 है या x का मान 13 है, ठीक है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हमें एक तो पता चला कि पहली संख्या या तो 14 होगी या 13 होगी, ठीक है ना। तो पहली संख्या हम क्या मान के चल रहे हैं, पहली संख्या मान लो 14 है पहली संख्या, ठीक है ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू 14 निकाल दी। तो इसके अकॉर्डिंग दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, 27 माइनस 14। दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस एक्स। तो अगर मेरे x बराबर 14 लिया मैंने, तो 27 माइनस 14 होगी ना, 27 माइनस 14 ये क्या होगी, 13 हो जाएगी, ठीक है ना। यही दो संख्याएं आएंगी। या आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या को 13 मान लो, तो 27 माइनस 13 ये 14 आ जाएगी, रहेंगी तो वही दो संख्याएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये रफ काम है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जब भी क्रमागत आए
तो आपको क्या करना है, माना दो कर्मागत, कर्मागत मतलब कर्म से, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक एक x हो जाएगा तो दूसरा x+1 हो जाएगा। देखो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, यही तो होते हैं, जैसे 0, -1 इधर भी चलता रहेगा, और 2, 3, 4 है ना। देखो सब में क्या हो रहा है, एक जुड़ के आ रहा है, 0 में एक जोड़ोगे 1 आएगा, अगर वो 1 है तो 1 में दूसरा एक जोड़ के 2 आएगा, अगर वो 2 है तो दूसरा क्या आएगा, 2 में एक जोड़ के 3 आएगा, है ना, एक एक जोड़ के आ रहा है। तो अगर मैं एक को x मानूं तो अगले को मुझे x+1 मानना पड़ेगा, एक जोड़ के तो आएगा अगला। कर्मागत यही होते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लिया एक x है, एक x+1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो वर्गों का योग है वो 365 है। अब वर्ग करो पहले तो, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, है ना। दोनों का योग, वर्गों का योग कितना है, 365, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर जूगा तू, यहां से करेंगे a² + b², फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a² आ जाएगा +b² आ जाएगा +2ab आ जाएगा, यानी 2x ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 365। अब देखो x² 2x² हो गए, और प्लस में ये वाला 2x मैं पहले लिख ले रहा हूं, और ये 365 इधर आ जाएगा, ये +1 जू का तू है, -365 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा 2x² + 2x, और 365 में से एक गया 364, और माइनस के 364 हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे 364 दूनी देखना है, क्योंकि मुझे पहले 2 की गुना 364 में करनी पड़ेगी। तो 364 की 2 में गुना करो पहले, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, अब 728 आया। 728 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुना करके तो 728 ही आए और माइनस करके 2 आए, ठीक है। तो देखिए ये कितनी बड़ी टर्म बनेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, लेकिन हम इसमें एक बात और भी कर सकते हैं, हम इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो जा रही है, ये भी ये भी ये भी, तो इसको छोटे ही कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, इतने बड़ी टर्म हमें नहीं करनी पड़ेगी सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटी ही कर लेते हैं, है ना। अरे तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 बाहर चला गया, तो 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 इक्वल्स टू 0। और ये 2 को पूछा देंगे 0 के डिवाइड में, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x² + x - 182 इक्वल्स टू 0। अब नया नंबर मिला मुझे 182, 182 की 1 में गुना करके 182 ही आएगा, और 182 के आपको 2 टुकड़े करने हैं कि गुना करके तो 182 ही आए और माइनस करके ये 1 आना चाहिए। तो 182 को हमें देखना है, ठीक है ना। 182 का एलसीएम कर लो, क्या आएगा, 2 नीम 18, 2 एकम 2, ये तो पहले वाला ही है ना, सेम पहले वाला ही है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, 2 इधर 7 या 21, और फिर 13 से काट देंगे इसको, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस करके, तो वही है सेम 14 और 13, ठीक है ना। तो 14 की गुना 13 में करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो बस यही लिखेंगे हम, x² प्लस इस x को, इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे 14 - 13, और गुना में x, और माइनस में 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आएगा x² प्लस यहाँ से 14x आ गया, माइनस यहाँ पे 13x आ गया, और माइनस में 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे चलते हैं, पहली 2 टर्म में से x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिला अंदर, x प्लस के 14, और अगली 2 टर्म में से माइनस के 13 कॉमन ले लिया, क्या मिला अंदर, x प्लस के 14, और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब ब्रैकेट वाले देखो दोनों सेम है, तो ये कॉमन ले लो, x प्लस 14, तो बचेंगे क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -13 बचेगा, तो इसको लिखो अलग ब्रैकेट में, x - 13 इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 रख दो, तो x प्लस 14 बराबर 0, या x - 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो आएगी -14, या x की वैल्यू आएगी, -13 को 0 रखा है तो बराबर आ जाएगा 13, या x की वैल्यू आएगी 13। अब देखो कोई भी नंबर हो, है ना, धनात्मक पूर्णांक हो, वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, तो जब वो धनात्मक है तो हम तो धनात्मक वाला लेंगे ना, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे हो जाएंगे
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक तो हो गया 13 और एक हो जाएगा 13 में एक जोड़ के, है ना, 13 और एक 14। ठीक है, ये दो हो जाएंगे 13 और 14, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण उसने दे दिया 13 सेंटीमीटर का है, आधार उसने कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आधार ही मानना पड़ेगा। माना माना त्रिभुज का माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब उसने तो ये कहा था ना कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, x-7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कर्ण उसने दिया ही है इसका, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर्ण रख लेते हैं अभी। कर्ण इसका जो है वो क्या है, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये वाला, तो ये तो हो गया आपका लंब यानी ऊंचाई, ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। और इसमें लगती है आपकी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सारी वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है ऊंचाई, यानी x-7 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना है यानी x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसमें फॉर्मूला, तो a स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और माइनस में 2ab आ जाएगा, 7 दूनी 14x, और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितने हो गए, एक्स स्क्वायर हो गए आपके 2x स्क्वायर, माइनस में 14x, और प्लस में ये 49। ठीक है, अब ये 169 भी इधर ले आओ, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169। अब देखो 169 में से 49 घटा दो, कितने बचेंगे, 120 बचेंगे माइनस के, है ना। तो आगे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वल्स टू 0 इधर है उसको हम उधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सब में दो कॉमन है, आ सकता है दो कॉमन, कम से कम दो कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 214x माइनस 2×6 = 12 60 आ जाएगा, है ना, 60 दूनी 120। अब ये दो जीरो में चला जाएगा उधर, तो हमारे पास ये बची इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 को, है ना। अब देखो 60 एकम 60, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुना करके तो 60 ही आए और माइनस करके 7 आना चाहिए, माइनस करके क्या आना चाहिए 7। तो देखो अगर मैं 12 की गुना 5 में करता हूं, 12 पंजे कितना होता है 60, और 12 में से 5 गए कितने बचते हैं आपके 7। ठीक है, अगर आपको ये आइडिया नहीं लगता है तो आप एलसीएम लेकर के वो जो संख्या बनेगी उनसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 5 और इंटू में एक्स और माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस की गुना अंदर कर देंगे, माइनस 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x और माइनस में 60 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यहां से आ जाएगा कॉमन x, तो बचेगा x माइनस 12, और यहां से कॉमन आ जाएगा 5, यहां बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक बात आपको बताऊं,
यहां आप जो भी कॉमन लेंगे उस कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में आएगा ये इसके जैसा ही आएगा सेम, ठीक है ना। आपके यहाँ बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में सब में यहाँ जो ब्रैकेट पहला होगा उसके जैसा ही दूसरा ब्रैकेट बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपका कुछ गलती है, ठीक है ना। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ कुछ और बन रहा हो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से जब करेंगे तो यहाँ पे सेम ही बनता है, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन गुणनखंड विधि से ही करने हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या आ गया, x-12 कॉमन ले लिया और क्या बचेगा, x+5 बचेगा। ये दो गुणनखंड हमारे बने, एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये। अब इनको जीरो रख दो अलग अलग। तो जब हम x-12 को जीरो रखेंगे तो मिलेगा x बराबर 12, और जब हम x+5 को जीरो रखेंगे तो मिलेगा x बराबर -5। अब देखो कोई भी लंबाई, क्योंकि हमने उसका आधार x माना था, कोई भी जो दूरी होगी आधार यहां से यहां तक तो होगा ही, तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, प्लस की धनात्मक वैल्यू आएगी, ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये वाली लेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 12, तो आधार जो हो जाएगा आपका, आधार आधार आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब हमने ऊंचाई भी माननी थी, ऊंचाई भी तो निकालनी है हमें, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई तो x की वैल्यू फिलहाल 12 है अपने पास, तो 12 - 7, 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी एक दिन में जितने नग की जो भी नग बनाया जा रहा है उसके निर्माण में जितनी लागत आ रही है, जितने खर्चा आ रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना 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 उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने ये मान लिया कि उस दिन x बर्तन बने थे, निर्मित बर्तनों की संख्या x, यानी x बर्तन बने थे। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 10 बर्तन बने थे, 20 बने थे, 30 बने थे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से नग की निर्माण लागत कितनी होगी, अगर बर्तनों की संख्या x है तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, तो हम लिखेंगे तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, उसने कहा था कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक मतलब 3 जोड़ दो, ठीक है। यानी ये जो आई ये इसकी निर्माण लागत थी रुपयों में, तो ये रुपये हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए बनी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। तो बताओ अलग अलग क्या होगी बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। तो देखो अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतनी है 2x+3, तो इनकी जो कुल निर्माण लागत होगी वो इनके गुणनफल से प्राप्त होगी हमें, कि बर्तनों की संख्या तो x है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतनी आ रही है। और ये देखो उसने क्या कहा था,
उसने कहा था कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो कुल निर्माण लागत होगी ये इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त होगी। तो यहां से क्या होगा, हम दोनों की गुना कर देंगे, x गुना 2x+3 बराबर क्या हो जाएगा 90। यहां से क्या आ जाएगा 2x² + 3x बराबर 90। 90 को इधर ले आओ उठाकर, हो गया 2x² + 3x -90 = 0। सारे एक नंबर से नहीं कटते तो छोटा नहीं कर सकते हम इसको। तो 90 की गुना 2 में करेंगे 180 आएगा। अब 180 के फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे कि गुना करके तो 180 ही आए और माइनस करके 3 आए, है ना। अब देखो ऐसा क्या फैक्टर बनेगा हमारे पास, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 निम 18 0 45, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आगे। अब देखो ये हमारे पास जो नंबर्स है ना, ये वाले, ये जो संख्या है, इनसे आइडिया लगाना है हमें। ठीक है, इनकी गुनाएं करके हमें सिर्फ 2 नंबर बनाने हैं, सिर्फ 2 नंबर ऐसे जो माइनस करके 3 दे दें, है ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो एक तो 15 तो इन दोनों से बन गया और 3 दूनी 6 दूनी 12 इनसे बन गया, 15 और 12। 15 में से 12 घटाऊंगा 3 भी मिलेगा और 15 की 12 में गुना करूंगा तो मुझे 180 भी मिलेगा। ठीक है, तो हो गया बस काम। तो अब हम क्या करेंगे, 2x², इस 3 को हम लिख लेंगे 15 - 12, गुना में आ गया x और माइनस में आ गया 90 इक्वल्स टू आ गया 0। यहां से हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इन दोनों में से मुझे क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा और ये मिलेगा 2x + 15, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ सकता 15 में से, तो इसलिए 2 भी रखना पड़ेगा 15 भी रखना पड़ेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन 6, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 बचाना है, क्योंकि इसके जैसा ही करना है मुझे सेम ब्रैकेट। अगर मैं 12 ही कॉमन ले लूंगा तो फिर तो यहाँ पे x बचेगा खाली, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस के 6 कॉमन लेता हूँ, इसलिए यहाँ पे 2x बचेगा। और बेझिझक आप बस कॉमन ले लो, -6, यहाँ पे 2 बच गया ना, अब यहाँ पे 15 ही बचेगा प्लस के, ठीक है ना। 15 6 के 90 होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका आ गया, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x + 15 कॉमन आ गया और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट मिलेगा x - 6 इक्वल्स टू 0। तो जब दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे, 2x + 15 को जब 0 रखा तो x की वैल्यू मिली आपको -15/2, ये तो ऋणात्मक है, ये नहीं लेंगे, है ना। दूसरी देखेंगे x - 6 = 0, तो x = 6 ये लेंगे, ये धनात्मक भी है, ठीक है ना। तो बर्तनों की संख्या तो धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक तो नहीं होने की, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है ना। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, अतः बर्तनों की संख्या, उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी है, 6, यानी 6 बर्तन बनाए गए, ठीक है ना। और तथा नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, इसके दोगुने से 3 अधिक, यानी 2 गुना 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आ जाएगा 15। तो 6 और 15 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये 15 जो है ना, ये रुपयों में है, ठीक है ना, कितने में, रुपयों में, और ये 6 संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है सारे। थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। अब इसकी जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से जा करके आप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से सारी पीडीएफ जितनी भी हैं आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।